पहले कमाई, उसके बाद निवेश, बचत और उसके बाद खर्च। लेकिन जिस तरह के माहौल से हम सब गुजर रहे हैं, इसमें एक ही नुस्खा है, वो ये है कि पहले आप अपनी कमाई को देखें, उसके बाद अपनी बचत को देखें, क्योंकि आगे चलकर समय किस तरह का आएगा हमें नहीं पता। लेकिन योर मनी के रहते आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। बाजार में शॉर्टकट कमाई का वक्त फिलहाल नहीं, किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट करने से बचें। बचत खाते से लेकर छोटी बचत योजनाओं तक ब्याज दरों में कटौती की वजह से निवेशकों के पास केवल इक्विटी का ही विकल्प। और अगर आप भी हमसे करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो हम इस वक्त फेसबुक पे लाइव है, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालें। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, स्वागत है आपका योर मनी पर। और दर्शकों के हम सवाल लें उससे पहले एक अहम खबर निवेशकों के लिए। सेबी ने लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स के कट ऑफ टाइम को रिवाइज कर दिया है। जो नए टाइमिंग्स हैं उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं किसी भी फंड की, तो लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स के लिए लगभग 12:30 बजे का कट ऑफ टाइम है और बाकी फंड्स के लिए लगभग 1 बजे का है। और ये नए कट ऑफ टाइमिंग जो है वो 7 से 17 अप्रैल 2020 तक के लिए हैं। और लिक्विड और ओवरनाइट फंड में कट ऑफ टाइम 1:30 बजे हुआ करता था और बाकी तरह के जो फंड्स हैं उनके लिए 3 बजे हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर नेशनल लॉकडाउन की वजह से एएमसीज के ऑफिसेज और आरटीए बंद है, इसीलिए निवेशकों को यहाँ पर कोई असुविधा ना हो, इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर जोर दिया गया है। और इसी वजह से जो है कट ऑफ टाइम है वो कम कर दिया गया है। जहां तक रिडेम्पशंस की बात है उसके लिए सभी तरह के फंड्स के लिए लगभग 1 बजे का टाइम दिया गया है। क्या फिरोज मेरे साथ जुड़ गए हैं? फिरोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? कविता ओके फिरोज, हम यहाँ पर सेबी ने लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स के लिए जो कट ऑफ टाइम कम कर दिया है या रिवाइज कर दिया गया है उस पर बात कर रहे हैं। मुझे बताएं इसकी जरूरत, वैसे तो कहा जा रहा है कि नेशनल लॉकडाउन को देखते हुए ऑफिसेज क्योंकि बंद है और आरटीए भी नहीं है, तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए ये टाइमिंग्स बदले हैं। आपके हिसाब से एक निवेशक को अब किन बातों का ध्यान देना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, खासतौर से अपनी एसआईपीज को लेकर, अगर वो उसे सब्सक्राइब करना चाहते हो या रिडीम करना चाहते हो? तो देखिए, आई थिंक कट ऑफ टाइम जैसे आपने कहा कविता जी, एडवांस किया गया है क्योंकि स्टाफ और जो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो सो दैट्स द रीजन, प्रिसाइज रीजन व्हाई इसको एडवांस कर दिया गया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो एसआईपीज हैं जो चल रही हैं, ऑटोमेटिकली जो डेबिट हो रहा है आपके बैंक अकाउंट से, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर एक लमसम परचेज या कोई नई एसआईपी को एक्टिवेट कर रहे हैं या पुरानी में से यूनिट्स निकाल रहे हैं, तो कट ऑफ टाइम बदलने की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज उसमें आप कट ऑफ टाइम 1 o'clock का हो गया है, ना कि 2:30 बजे का। और राइट, लेकिन यहाँ पर इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है निवेशकों में। और फिरोज, इसी को लेकर हमारे दर्शक सुशील अग्रवाल ने अपना सवाल हमें भेजा है। और अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन टाइम जो है वो 1 बजे तक का है। अब ऐसे में जो फंड की एनएवी होगी वो 1 बजे के हिसाब से पंचन की जाएगी या 3:30 बजे के हिसाब से? दिन की एक ही होती है और वो 3:30 बजे की ही होगी। 1 बजे आपको निर्णय लेना होगा कि आपको ये यूनिट्स बेचने हैं या खरीदने हैं। तो ये सवाल काफी पर्टिनेंट है क्योंकि 1 बजे से 3:30 बजे तक का जो उतार चढ़ाव आज के समय में मार्केट दिखा रही है, उसको देख के आप अपना निर्णय बदल नहीं पाएंगे। सो पॉइंट 1, एनएवी सिर्फ 1 होगी और वो होगी 3:30 बजे। डे एंड क्लोजिंग पे जो रात को डिक्लेयर होती है एनएवी, एज पर क्लोजिंग जो भी प्राइसेस होते हैं शेयर्स के, उसके आधार पे एनएवी डिक्लेयर होती है। उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है, वो वैसे की वैसी है। तो 1 बजे आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। उसके बाद जो 2.5 घंटे मार्केट ऊपर नीचे जाती है, उसको देख के आपकी जो कैपेबिलिटी थी पहले डिसीजन बदलने की या ना बदलने की, वो थोड़ी सीमित हो गई है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे छोटा सा अपडेट सेबी की तरफ से, जिसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होता है। दर्शक फोन लाइन पे हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से विकास शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, बताएं क्या हालचाल?
नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, आप 42 साल के हैं और 55 में आप रिटायर होना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। जी। आपने कहा आपकी कुछ जी, एफडीज जी। मैच्योर हुई हैं, जिसके बाद आपके हाथ में फिलहाल 50 लाख रुपए आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, 1 से 2 साल का नजरिया जो आप सोच रहे हैं इस 50 लाख को पार्क इन करने के लिए, उसके पीछे कोई खास वजह है? के पीछे बेसिकली आई एम कंफ्यूज, क्योंकि अभी तक मैं काइंड ऑफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहा हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ एफडीआर में ही पैसा लगाया है। ओके। और जो इक्विटी मार्केट है उसमें मैंने कुछ स्टिप लगाई है जो कि 2017 से चल रही है, विच इज अराउंड 35,000 ईच मंथ। 2011 से आपके पास एसआईपीज हैं? 2017 से। 18 से, ओके। और कितने की आप कर रहे हैं हर महीना? 35,000 के करीब है। कितने फंड्स हैं? फंड्स का नाम पता होंगे आपको? फंड्स बेसिकली एग्जैक्ट नेम्स तो नहीं मैं बता पाऊंगा। उसमें ना 3 है कोटक के, एक है कैनरा का, और एक उसमें टीएसपी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है। ओके, ऑलराइट, चलिए उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आपने 2018 में शुरुआत की है तो आपके फंड्स में अगर उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं तो फिलहाल बने रहें, अपने फंड्स का पोर्टफोलियो हमें भेजिएगा ताकि हम आपको इन डेप्थ सलाह दे सके। लेकिन फिलहाल बात करते हैं 50 लाख की। 1 साल तो नहीं, लेकिन 5 से 6 साल का जो आपने सवाल पूछा है उस पर हम आपको राय देंगे। क्या ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है? क्या इसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद जो एवरी डे के लिए या हर महीने आपको जो रकम चाहिए होगी, क्या इसी कॉर्पस में से निकलेगी? वैसे मैं इसको 2 तरीके से प्लान करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक मैंने एफडीआर वगैरह में ही इसको रखा है। राइट। तो मैं इसको बोथ वेज ले सकता हूँ कि एक तो मुझे एफडीआर से अगर अच्छा इंटरेस्ट या कुछ ऐसी गारंटेड रिटर्न्स मिलती हैं तो मैं उसके लिए जाना चाहूंगा। और सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया, मैं सिप या दूसरी उसके मोड से एक ऐसा जो अराउंड मेरा 15 इयर्स का या 12 इयर्स का जो टारगेट है वो है कि अराउंड 3 करोड़ के करीब मेरे पास आफ्टर रिटायरमेंट वो पैसा हो। ओके, आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क आप नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास 13 साल का समय है, अगर रिस्क उठाना भी हो तो आप कितना उठा पाएंगे? रिस्क मेरा मतलब है इक्विटी एलोकेशन, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे तो इक्विटी में आपका निवेश हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जी जी, रिस्क उठाने के लिए मैंने आपको वही बताया कि अराउंड 35,000 की सिप जो चल रही है, ओके। इस अगर उसको कुछ ऐसा बढ़ाना चाहे या कुछ करना चाहे कैलकुलेशन वाइज, ओके, दैट आई कैन डू। विकास जी, उसके हमारे पास नाम नहीं है फंड्स के, तो उस पर हम आपको सलाह नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस 50 लाख में से क्या आप इक्विटी में इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या नहीं? फिरोज से बात करेंगे इस पर। जी फिरोज, क्या सलाह होगी इनके लिए? कविता जी, मेरी ये सलाह होगी कि अगर इनके पास 35,000 रुपए की एसआईपी चल रही है और 50,000 का एक मुश्त निवेश है, तो एटलीस्ट ये जो 50 लाख रुपए जो है उससे जो ब्याज आता है उसका इक्विटी एलोकेशन करना मुनासिब होता है। क्योंकि एक इंसान को, एक निवेशक को अपने कैपिटल पे आंच आती है तो बहुत दुख होता है और रिस्क एवर्जन ज्यादातर कैपिटल पे होती है। तो अगर इन्होंने बैकवर्ड्स वर्क करके अगर 3 साल का ब्याज 50 लाख का 3 साल का ब्याज जो होगा 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए आज के आज अगर उन्होंने इक्विटी में लगाए तो 40 लाख रुपीस जो डेट में लगेंगे वो ग्रो होके 3 साल में 50 लाख हो ही जाएंगे। सो पॉइंट 1 आई एम मेकिंग इज, डेट में जो रिटर्न आती है उसको आप एडवांस निकाल के इक्विटी में एलोकेट कर देंगे तो 3 साल में भले ही इक्विटी 0 भी हो जाए, अगर डेट ने आपको ब्याज दे दिया तो आपकी कैपिटल रेस्टोर हो जाती है। इसको कहते हैं बॉन्ड फ्लोर मेथड ऑफ एलोकेटिंग इनटू इक्विटी। या सेकंड ये है कि इनकी जो एसआईपीज थी जिनकी इन्होंने बहुत नॉन स्पेसिफिकली बात की है, उसमें 3 कोटक की एसआईपीज की बात की है। 3 एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में रखना मुनासिब नहीं है इनके लिए भी, और बाकी सब दर्शक जो हमेशा ये स्वभाव दिखाते हैं कि एक ही एसेट मैनेजमेंट स्कीम में 2-3 स्कीमें खरीद लेते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। सो दीज आर द 2 पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव हिम। ऑलराइट विकास जी, और कोई सवाल आपको पूछना है कि आपको सलाह समझ में आ गई?
हाँ, मुझे ये समझ में आ गई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एफडीआर को कंपेयर करूँ डेट फंड से, तो इज इट सेफ और लाइक हाउ कैन से, मतलब कि क्या उसके बारे में कह सकते हैं कि मैं एफडीआर को डेट में डालूं तो ज्यादा कुछ रिटर्न आती हैं, या एफडीआर को एफडीआर ही रहने दूं? वैसे तो इन्होंने क्लियर आप किया है। कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं विकास जी? मैडम अभी तो मेरा जो एनुअल है अराउंड 12-13 लाख रुपीज का है जो टैक्सेबल है। ऑलराइट, फिरोज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि आगे चल के हमें शो में भी इस तरह के सवाल और शामिल करने हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इस वक्त माहौल जैसा है, हम देख रहे हैं छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरें घट रही हैं, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट जो है वो कम हो रही है, आपके सेविंग्स की भी इंटरेस्ट कम हो रही है, बाजार में इतना उतार चढ़ाव है। हर कोई अपने कैपिटल को फिलहाल प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना हो डेट में ही फिक्स डिपॉजिट को और डेट म्यूचुअल फंड्स को, पिछले साल हमने काफी सारी बुरी खबरें देखी हैं, निवेशकों को बहुत घाटा भी हुआ है डेट म्यूचुअल फंड में। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करूं फिक्स डिपॉजिट में जाकर, या रिस्क लेकर म्यूचुअल डेट फंड्स का रुख करना चाहिए मुझे? मेरे हिसाब से एफडीज में ऑफ कोर्स टैक्स ब्रैकेट इनकी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है, हाईएस्ट एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ द स्लैब, 30% प्लस की स्लैब है। इनको सेस नहीं लगता, सरचार्ज सेस लगता है, सरचार्ज नहीं लगता है। फिर भी इनकी जो पोस्ट टैक्स एफडी रिटर्न्स आएंगी वो काफी कम होंगी। ऑफ कोर्स इन्होंने अगर कंजर्वेटिव नेचर को मद्देनजर रख के आगे बढ़ना है तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स जो है उसमें अगर निवेश करेंगे तो क्रेडिट रिस्क की जो इवेंट्स सामने आई हैं लास्ट 1-1.5 साल से, उससे ये बच सकते हैं। सो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स में इनको जो रिटर्न मिल सकती है 5.5-6% की, या उससे ज्यादा, मे बी 6.5%, वो टैक्स एफिशिएंट जरूर हो सकती है क्योंकि इसमें इंडेक्सेशन मिलता है इनको। और 3 साल का निवेश जरूर है इनके पास क्योंकि ये 13 साल की बात कर रहे हैं। सो पॉइंट 1, यस, एफडी डेट फंड्स विल डू बेटर, बट आपको बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में ही जाना है ताकि जो क्रेडिट रिस्क है उसकी तुलना आप एफडीआर से कर पाएं। ऑलराइट, तो चलिए विकास जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के हमने जवाब दे दिए हों। अपने पोर्टफोलियो की अगर आपको और बारीकी से रिकमेंडेशन चाहिए उस पर, तो अपने फंड्स के साथ सवाल को वापस भेजिएगा। लेकिन इस बीच हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बहुत दर्शक जो हैं वो पारंपरिक निवेश यानी फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गई, उनमें निवेश को लेकर काफी निराश है क्योंकि लगातार ब्याज दरें घट रही हैं। इससे जुड़े सवाल हम लेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इक्विटी में इस वक्त निवेश फायदेमंद है या नहीं, ये बहुत निवेशकों के जहन में सवाल होगा। आलोक सोनी का सवाल भी यही है, और फिरोज ये कह रहे हैं कि पारंपरिक विकल्प जो हैं, फिक्स डिपॉजिट की हम बात करें, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें, बचत खाते की बात करें यानी सेविंग्स अकाउंट की बात करें, इन सब में ब्याज दर घट रही है। और आज ही इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि एसबीआई ने अपने सेविंग्स अकाउंट में 1/4% से जो है ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब बचत खाते पर ब्याज जो है वो घटकर 2.75% का आपको मिलेगा, और 15 अप्रैल से ये जो है वो लागू हो जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं रेट कटौती हो रही है। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा तभी मिलता है जब आप अक्रॉस द एसेट क्लासेस अपने निवेश को फैलाएं। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, बाजार भी काफी वॉलेटाइल है। हमारे पोर्टफोलियो को इस वक्त बैलेंस करने के लिए क्या नुस्खा आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, हमने ये एनालाइज किया कि इक्विटी मार्केट्स जो ऐसे करंट सिचुएशंस में होती हैं, तो लास्ट जो भी 10 फॉल्स, 8 मेजर फॉल्स हुई हैं, उसमें 3 साल बाद की जो रिटर्न्स का मेजरमेंट किया गया, तो ऑलमोस्ट 130% की अगले 3 साल रिटर्न आती है इतनी स्टीप फॉल के बाद। सो इक्विटी एक एसेट क्लास ऐसी है, जाहिर सी बात है कि लास्ट 4-5 साल की नेगेटिव रिटर्न्स आई हैं म्यूचुअल फंड्स में, बट इन द पास्ट जब भी ऐसा हुआ है तो अगले 3 साल की रिटर्न्स हर सिचुएशन में 80% से ज्यादा रही हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, और एवरेज आई है 120% की। सो इक्विटी को आप राइट ऑफ ना करें, ज्यादा मायूस ना हो, जो पैसे लग चुके हैं उसको बने रखें, और अगर आप इस समय एसआईपी बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं, तो इट विल हेल्प। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कविता जी, कि कैसे बैलेंस किया जाए, मेरे हिसाब से ऐसे मौके पे हिम्मत करके इक्विटीज की जो एलोकेशन है
अपने पोर्टफोलियो लेवल पे अगर 5 से 10% बढ़ा दी जाए तो एक बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा। ऑफ कोर्स एक बहुत करेजियस डिसीजन है, इतना आसान नहीं है, इट्स इजियर सेड देन डन। जी, बट आई थिंक 5-10% इंक्रीज इन इक्विटी। डेट में ऑफ कोर्स एक बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस मंडरा रहा है डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स इस लॉकडाउन की वजह से पैसा निकाल रहे हैं जी। तो डेट के पैसे को सेफ रखना और ऐसी स्कीम्स में रहना जिसमें फंड मैनेजर बहुत लिक्विड एसेट्स, कैश एसेट्स रख रहा है, वो बहुत जरूरी है ऐसे मौके पे। ऑफ कोर्स गोल्ड एक 10% की जो रिकमेंडेशन हमेशा होती है उसको बरकरार ये परफेक्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन आपका होना चाहिए। लेकिन चलिए, क्योंकि एसबीआई ने यहाँ पे बचत खाते की ब्याज दरें घटाई है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है देश का और अधिकतर भारतीय जो हैं उनकी आदत होती है कि वो सेविंग्स अकाउंट में ही पैसा जमा करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे से पैसा पड़ा हुआ है तो वो अपने आप ग्रो हो जाएगा, जबकि जिस तरह के हमने इंटरेस्ट में कटौती देखी है, 0.3% के आसपास का आपको ब्याज मिल रहा है। हमारे पास ज्यादा कमाई करने का मौका है तो क्यों ना ये पैसा सेविंग्स अकाउंट से निकाल के हम लिक्विड फंड में डाल दे। फिरोज, यस, आई थिंक लिक्विड फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आरबीआई ब्याज दरें काट रही है तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में डेफिनेटली एक बैंक ब्याज देने से कतराएगी और ब्याज कम करती जाएगी। तो लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड्स, दूसरे एक फंड्स भी हैं जो ओवरनाइट फंड्स कहलाते हैं, उनमें भी ब्याज लिक्विड फंड से 1% कम आता है, बट उसमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है। सो यू आर राइट कविता जी, बैंक अकाउंट में पैसे रख के महीना दिन 2 महीना 6 महीने तक एक निवेशक बैंक अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं। इमरजेंसी फंड को भी काफी लोग बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं, वो अच्छी रणनीति नहीं है। लिक्विड फंड्स आर डेफिनेटली अ गुड आइडिया। जो आप कह रही हैं कविता जी, ये बहुत लोगों के फायदे में हो सकता है। इस पे अगर लोग पालन करें और सेविंग अकाउंट बैलेंस को मिनिमम रखें, काफी बैंक्स अब मिनिमम बैलेंस ना रखने पे पेनल्टी भी नहीं लगाते। तो बहुत कम से कम पैसा लगाना सेविंग बैंक अकाउंट में समझदारी होगी। ऑलराइट, तो सेविंग्स यानी बचत खाते से आपको थोड़ा सा अपना मोह भंग करना पड़ेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सवालों का रैपिड फायर, बने रहिए हमारे साथ। ईएमआई हॉलिडे को लेकर लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपनी सफाई भी पेश की है। और एक सवाल है इसी से रिलेटेड अमोल का। फिरोज ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह मॉनिटोरियम पीरियड को लेके अब आरबीआई ने नई सफाई दी है, उसके मुताबिक पहले ये हो रहा था कि अगर आपको ईएमआई हॉलिडे लेना है तो आपको बैंक को सूचित करना पड़ रहा था। कोई बैंक कह रहे थे कि आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, जानकारी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आरबीआई ने कोई नई सफाई दी है इसको लेकर। तो ईएमआई टालने को लेकर आरबीआई ने जो नई सफाई दी है उसमें क्या बात अहम है? देखिए, ये है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है जो ईएमआई में है कि आपकी जो ऑटोमेटिक डेफरमेंट, अगर जो पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो मॉनिटोरियम ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। सो पॉइंट 1, पहले क्या था कि आपको इंटीमेट करना था, हर बैंक की ड्यूटी नहीं थी आपको ये प्रोवाइड करने की। अब अगर आपकी ईएमआई पे नहीं होती है, इट विल बी अंडरस्टूड और आपकी क्रेडिट स्कोर्स ऑटोमेटिकली रिटेन रहेंगी और उसको डैम्पन नहीं किया जाएगा। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और रहा सवाल इसका प्रयोग करना ना करना, ऑफ कोर्स एक इमरजेंसी फंड के लिए ईएमआई में डालने के बदले एक इमरजेंसी फंड बनाना ज्यादा बेहतरीन डिसीजन होगा। ऑलराइट, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर लेंगे हम आकाश दास का। ये कह रहे हैं कि हमें हमारी जो टैक्स इन्वेस्टमेंट्स थी वो 31 मार्च तक पूरी करनी थी। अब क्योंकि वो तारीख आगे बढ़ा दी है, तो अगर मैं एनपीएस में निवेश करता हूँ अप्रैल के महीने में यानी अब, तो क्या मुझे इसी फाइनेंशियल ईयर का फायदा मिलेगा या पिछले फाइनेंशियल ईयर का? पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने ये लिमिट यूज नहीं की है तो आप वापस इस बार यूज कर सकते हैं, बट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आईटीआर में कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इस फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट नहीं है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की लिमिट जो थी 50,000 रुपए की एनपीएस की, उसमें यूज होना चाहिए, तो वो यूज हो जाएगा। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि अनलेस स्पेसिफाइड वो FY 2021 में माना जाएगा। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर में जाना चाहिए तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बाय डिजाइन इस फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा, प्रोवाइडेड अगर आपने लास्ट ईयर यूज ना किया हो। Exactly. तो 2 बार ये लिमिट आप यूज नहीं कर पाएंगे।
बट तो ये आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, ये जरूरी जानकारी और सूचना आपको देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज शो पर, और हमने कोशिश करके जितना हो सका सवालों के जवाब दिए हैं, सवाल शामिल किए हैं शो पे, लेकिन जो सवाल नहीं ले पाए हैं वो निराश ना हो। योर मनी के आगे के शोज में आपके सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल इजाजत दें, आपके सवाल हम तक पहुंचाते रहें, ईमेल करें, ट्वीट करें, आप चाहे तो हमारे फेसबुक के पेज पर जाके सवाल इनबॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर कृपया करके सब जगह जरूर डालिएगा। नमस्कार।